नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेगासस मामले में स्पाइसवेयर इस्तेमाल पर जानकारी देने को केंद्र ने कोर्ट को किया मना। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का है मामला, संबंधित जानकारी प्रस्तावित कमेटी को देंगे। आईटी मंत्रालय का हलफनामा है पर्याप्त। जजों की सुरक्षा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अदालतों की सुरक्षा राज्यों के पास ही रहे। हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। मोटर दुर्घटना दावा याचिका घायल दावेदार की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था। दिल्ली कैंट संदिग्ध रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। परिजनों ने की एसआईटी जांच की मांग। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। पेगासस सॉफ्टवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि सरकार को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल फोन टैपिंग के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जांच की समिति बनाने पर फैसला करेगा। केंद्र ने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जानकारी देने से आतंकी तोड़ निकाल लेंगे। कोर्ट ने बहरहाल केंद्र से विस्तृत हलफनामे की मांग को दोहराते हुए केंद्र ने कहा कि वो हलफनामे की बजाय जांच समिति के सामने अपनी जानकारी रखेगा। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और पेगासस मामले में तथ्यों को सार्वजनिक करने के खिलाफ तर्क पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि न्यायिक जांच और केंद्र सरकार को निर्देश देने सहित विभिन्न प्रार्थनाओं की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा क्यों नहीं दायर किया जा सकता, जिससे ये साफ हो कि नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले में रीएडमिशन नोटिस जारी किया और इसे 10 दिनों बाद सूचीबद्ध किया। इस बीच कोर्ट आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत हलफनामा पर्याप्त था। उन्होंने आगे कहा कि खुलासा करने की सरकार निगरानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है या नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचाएगा। अगर हम इसका खुलासा करते हैं तो आतंकवादी निवारक कदम उठा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यहाँ कुछ नामी लोग फोन की जासूसी और हैकिंग का आरोप लगा रहे हैं। फोन टैपिंग सक्षम अधिकारी की अनुमति से संभव है। ऐसे में प्राधिकरण को हलफनामा दाखिल करने में क्या समस्या है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में नोटिस जारी करेगा और संबंधित प्राधिकरण से एक हलफनामा मांगेगा कि क्या कार्रवाई की गई। तुषार मेहता ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसी हलफनामे के जरिए खुलासा नहीं करना चाहते। हम अपनी बात समिति के सामने कहेंगे जिसकी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। इस पर सीजेआई रमन्ना ने जवाब दिया कि हम आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा इरादा सुरक्षा विवरण की जानकारी लेना नहीं है, लेकिन उन्हें जवाब देना होगा कि क्या पेगासस को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था या नहीं। कोर्ट ने अंततः मामले में केंद्र सरकार को प्री एडमिशन नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह कहा था कि वह पेगासस विवाद की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं जजों की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किए। इसके साथ ही राज्य सरकारों से जजों की सुरक्षा को लेकर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकारें रिपोर्ट देने में देरी करती हैं तो उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
झारखंड में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर देश भर में जजों की सुरक्षा पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को न्यायाधीशों की सुरक्षा के संबंध में उपाय करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को केवल राज्यों के जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं देने पर राज्यों को चेतावनी दी है। साथ ही कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर नहीं करने वाले राज्यों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि जज और कोर्ट की सुरक्षा के लिए राज्य की पुलिस बेहतर स्थिति में है, क्योंकि खतरा राज्य विशिष्ट होता है। मेहता ने कहा है कि सुरक्षा राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र इस मामले पर राज्यों का पूरा सहयोग करती है। उन्होंने कहा, अच्छा होगा कि अदालतों की सुरक्षा राज्यों के पास ही रहे, क्योंकि इसमें स्थानीय पुलिस के साथ प्रतिदिन समन्वय की जरूरत होती है। समन्वय की दृष्टि से स्थानीय पुलिस की तैनाती की सलाह है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और राज्य किस हद तक न्यायाधीशों, अदालत परिसरों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार हैं, आप प्रत्येक राज्य के डीजीपी से बात कर सकते हैं, उनसे रिपोर्ट के लिए जानकारी ले सकते हैं। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि वो दिशा निर्देशों को लागू किए जाने के संबंध में राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के साथ मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह सचिव से बात करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि कई राज्यों की सरकारों ने जजों और जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर नहीं किया है। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अगर राज्यों के द्वारा हमारे आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के मामले पर राज्यों ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 10 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा। सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस देश में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मोटर दुर्घटना दावा याचिका घायल दावेदार की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि संपत्ति के नुकसान के संबंध में उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के नुकसान में दवाओं, उपचार, आहार, परिचारक, डॉक्टर की फीस आदि खर्च, साथ ही आय और भविष्य की संभावनाएं भी शामिल होंगी, जिससे संपत्ति में उचित वृद्धि हुई होती है। लेकिन अचानक हुए खर्च को पूरा करने में घायल जिसकी मौत के बाद हो गई थी, संपत्ति समाप्त हो गई थी। इस मामले में मूल दावेदार जो 2 मई 1999 को एक मोटर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166A के तहत मुआवजे के लिए दावा दायर किया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायीकरण ने केवल 9% ब्याज के साथ ही 1 लाख की राशि का फैसला देने के लिए फैसला सुनाया। इस फैसले से असंतुष्ट मूल दावेदार ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई लंबित रहने के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना में लगी चोटों को मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। दावेदार की बेटी, जो दुर्घटना के समय 21 वर्ष की अविवाहित लड़की थी, अपील में प्रतिस्थापित की गई थी। हाईकोर्ट ने अपील की अनुमति दी और मुआवजे में काफी वृद्धि की थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि क्योंकि घायल की मौत का कारण व्यक्तिगत था, जो दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, कानूनी उत्तराधिकारी केवल ऐसे मुआवजे का हकदार है जो मृतक की संपत्ति का हिस्सा बनता है। ये भी दलील दी गई थी कि वेतन का नुकसान, भविष्य की संभावनाएं, दर्द और पीड़ा के साथ साथ परिचय शुल्क मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं है। इस दलील के समर्थन में उन्होंने कनप्पा बनाम उप महाप्रबंधक IAL 1990, कर्नाटक 43 उत्तम कुमार बनाम माधव और अन्य ILR 2002, कर्नाटक 1884 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2 पूर्ण पीठ के निर्णयों पर भरोसा जताया था। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। बहुत स्वागत है शिवम शर्मा आपका। शिवम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि मोटर दुर्घटना दावा पर घायल के हक पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूरी व्याख्या दी है, उससे आपको समझना चाहेंगे। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति के नुकसान के संबंध में उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि संपत्ति के नुकसान में दवाओं, उपचार, आहार, परिचालक, डॉक्टर की फीस आदि खर्च तथा आय और भविष्य की संभावनाएं भी शामिल होंगी, जिसमें संपत्ति में उचित वृद्धि हुई होती है,
लेकिन अचानक हुए खर्च को पूरा करने में घायल की मौत में उसके बाद में मौत हो गई थी कि संपत्ति समाप्त हो गई थी। देखिए, इस मामले में कोर्ट ने ये कहा कि क्या कहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ज्योति राम बनाम चमन लाल AIR 1985 P&S2 और मद्रास हाई कोर्ट ने हाई लमई बनाम AD कलर पिलई 1991 ACJ 185 मामले में यही मंतव्य दिए थे। कोर्ट ने कहा कि कन्नम्मा और उत्तर प्रदेश में दिया गया यह विचार की दावा समाप्त हो जाएगा अधिनियम की एक संकीर्ण व्याख्या पर आधारित है जो हमारे लिए सराहनीय नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय का तर्क अधिनियम के लक्ष्य, उद्देश्य और भावना के अनुरूप है और इसके वास्तविक इरादे और उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं और इसे हम इसमें स्वीकार करते हैं। अदालत ने आगे कहा कि अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या का शिकार हुई 9 साल की नाबालिग लड़की के माता पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग रखी है। याचिका में प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक, FIR दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्राइम ब्रांच से जांच की प्रगति के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। एडवोकेट जितेंद्र कुमार झा, सरसरीज और सुरेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली छावनी के पास शमशान घाट के एक और पुजारी और 3 कर्मचारियों ने 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि यही कारण है कि FIR के पंजीकरण में देरी अपराध की गंभीरता को कम करने के लिए इशारा करती है। ये SIT जांच के माध्यम से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। याचिका में कई सवाल भी उठाए गए हैं। घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थाना था, फिर भी पुलिस देरी से मौके पर क्यों पहुंची? FIR दर्ज करने में क्यों देरी हुई? मामले में समझौता करने के लिए याचिकाकर्ताओं को थाने में प्रताड़ित करने और धमकियां क्यों दी गई? पुलिस अपराध की जगह और अहम सबूतों को बचाने में नाकाम क्यों रही? याचिकाकर्ताओं और उनके गवाहों को सुरक्षा देने में प्रशासन क्यों विफल रहा? आरोपियों की गिरफ्तारी के शुरुआती 9 दिनों में जांच के उद्देश्य से पुलिस उन्हें हिरासत में लेने में विफल क्यों रही? प्रशासनिक कार्यों में चूक की SIT जांच और न्यायिक जांच की मांग के अलावा याचिका में दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को माता पिता और उसके गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। सिक्योरिटी जो है वो जो विक्टिम के माँ बाप हैं और जो समाज के सबसे निचले वर्ग के हैं, न उनके पास खाने को अन्न है, न रहने को मकान है, और जिस तरह से इसमें कई तरह की खामियां हुई हैं पुलिस की तरफ से भी अपरेंटली दिख रहा है, तो सबसे पहले तो उनको सुरक्षा दी जाए। हमारा दूसरा प्रेयर ये था कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच की है उसमें पिटिशनर्स का कोई भरोसा नहीं रह गया और इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कंस्टिट्यूट की जाए और उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी RTI नोटिस को चुनौती देने वाली अलग अलग बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बेंच को जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दिया। जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने मामले को जस्टिस राव की पीठ को भेज दिया क्योंकि उस पीठ ने मामले में पहले ही पिछले मुकदमों का निपटारा किया था। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक आदि ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें धारा 11 RTI अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के सालों का निरीक्षण रिपोर्ट या जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में दिए गए नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस साल 28 अप्रैल को जस्टिस नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि RBI बैंकों से संबंधित डिफॉल्टरों की लिस्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का RTI अधिनियम के तहत खुलासा करने के लिए बाध्य है। उस बेंच ने बैंकों के आवेदनों को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के लिए कोई आवेदन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पीठ ने बैंकों को जयंतीलाल मिस्त्री के फैसलों के खिलाफ अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में झूठे दावों और आरोपों को दायर करने से रोक दिया है और कहा कि झूठे दावों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि बलात्कार और अन्य यौन अपराधों से संबंधित झूठे दावों में खतरनाक वृद्धि हुई है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामले में पीड़िता की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह आघात सालों तक बना रहता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी कहा कि ये ध्यान देने वाली बात है कि कानूनी बिरादरी से संबंधित अधिवक्ता बलात्कार के अपराध को तुच्छ बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तुच्छ मुकदमों के लिए कोई प्रोत्साहन या मकसद नहीं है जो अनावश्यक रूप से न्यायालय के अन्यथा डरावने वाले समय का उपभोग करते हैं। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि न्यायालय की राय है कि इस समस्या को हल किया जाना चाहिए या कम से कम कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर वादियों पर तुच्छ मुकदमेबाजी करने के अनुकरणीय लागत लगाई जाती है। यह घटनाक्रम बलात्कार की प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए आया कि पीड़िता और आरोपी के मामले में समझौता करा लिया था। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसलिए अदालतें बलात्कार के आरोप में एक आरोपी की कोशिश करते समय एक बड़ी जिम्मेदारी लेती है। ये गंभीर चिंता का विषय है कि लोग इन आरोपों को बहुत ही आकस्मिक तरीके से ले रहे हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणी नहीं कर सकते कि वर्तमान मामला झूठा मामला है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर ये पाया जाता है कि पक्षकारों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर किए गए मामले झूठे और तुच्छ हैं तो अभियुक्ता और अन्यों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने केवल कुछ व्यक्तिगत स्कोर तय करने के लिए बलात्कार के आरोप लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत प्रधानमंत्री केयर्स फंड को राज्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने से कहा और मामले की सुनवाई 13 सितंबर को तय की गई। पीठ ने याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवाना को सुना जिन्होंने सार्वजनिक और स्थायी कोष में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की। एडवोकेट दीवान ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में फंड के दुरुपयोग के आरोप नहीं लगा रहा है। हालांकि भविष्य में भ्रष्टाचार दुरुपयोग के आरोपों से बचने के लिए याचिका की कल्पना की गई है। एडवोकेट दीवान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम केयर्स और फंड एक संवैधानिक पदाधिकारी के नाम से चलता है जो संविधान में निहित सिद्धांतों से बच नहीं सकता और न ही वो संविधान से बाहर अनुबंध कर सकता है। एडवोकेट दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि क्या आप सबसे ऊंचे हैं, कानून सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए इस प्रकार उनके अस्पृश्यता का क्षेत्र जो संविधान के प्रकाश को बंद कर देता है बनाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के संवैधानिक कर्तव्यों से बचने का एकमात्र तरीका है कि अपना पद त्याग कर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इसलिए उन्हें पीएम केयर्स फंड को एक राज्य के रूप में घोषित करने की मांग की गई। निम्नलिखित के परिणामी निर्देश दिए गए। समय समय पर फंड का ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करना, इसके अलावा प्राप्त किए गए दान, उसके उपयोग को, दान के व्यय और प्रस्तावों के फंड के तिमाही विवरण का खुलासा करना होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कयप्पन के खिलाफ आगे की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया। सिद्दीकी कयप्पन पर कड़े यूपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अलग अलग अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया। एएसजी अनिल कुमार पांडे ने सोमवार को यूपी पुलिस एसटीएफ की कयप्पन के खिलाफ मामले की आगे की जांच करने की मांग को खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र 3 अप्रैल 2021 को दायर किया गया था। हालांकि उसकी प्रति अब उसे दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यूपी पुलिस की स्थिति आगे की जांच की आवश्यकता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अक्षर और भावना में नहीं है। इसके साथ ही ये अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और जुर्माने के साथ ही खारिज होने के लायक है। आगे ये विस्तृत किया गया है कि कयप्पन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है। साथ ही कयप्पन को अवैध हिरासत से रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें चिकित्सा उपचार से मना कर दिया गया। इस पर अदालत ने 23 अगस्त 2021 को जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन भी दायर किया गया। अदालत ने इस संबंध में भी पुलिस से जवाब मांगा।
ये ध्यान दिया जा सकता है कि सिद्दीकी कप्पन की जमानत की अस्वीकृति के बाद 21 जुलाई को मथुरा अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें जमानत आवेदन दाखिल करने और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से आरोप पत्र की एक प्रति की मांग की गई थी, लेकिन उस पर अब तक विचार नहीं किया गया। चलिए फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.